अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सोशियो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद शहर खंडवा के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, जिम्मेदारान, समाजी तालीमी फील्ड में काम करने वाले कौम और मिल्लत के बेदार भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा, इस्लाम की दौलत से नवाजा और कौम मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वर्च्यू सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की दावत पर हमें यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये बड़ी बात है और हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम खंडवा में मुसलमानों की कितनी आबादी है, कितने हजार कितने लाख लोग यहाँ बसते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिनके दिल में जो दर्द रखा है, कुछ अपनी कौम के लिए करने का जज्बा रखा है, वो कुछ उस बड़ी हुजूम वाली आबादी में से उठकर वो चुनिंदा लोग, कुछ 100 लोग जो है तो आज इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। ये कदम उठते नहीं है बल्कि उठाए जाते हैं। ये कदम उठते नहीं हैं बल्कि उठाए जाते हैं। इन कदमों को अल्लाह ने उठाया है और जब अल्लाह उठाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ही चलाएगा। डॉक्टर अयूब साहब को अल्लाह ने चलाया है, उनकी फाउंडेशन को चलाया है, और जितने लोग खंडवा शहर के अंदर काम कर रहे हैं अलग अलग तौर पर, ये इनके बस की बात नहीं। किसी तंजीम, किसी जमात, किसी जो है तो किसी भी चीज की शख्स की बस की बात नहीं। ये सिर्फ अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। चाहे जब तक अल्लाह ना चाहे, अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान के बस की बात नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। तो मैं काबिल मुबारकबाद है खंडवा के वो अफराद और ख़ास तौर से वर्च्यू सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जिम्मेदारान, मैं मौजरत चाहता हूँ। हम लोग चले थे 12 बजे अकोला से, पहुँचने के लिए हमें तकरीबन पौने 6 घंटे लग गए। थोड़ा रोड बीच में ख़राब था, तो मैं डॉक्टर साहब से बराबर मेरी मुलाकात भी नहीं हो सकी, इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के नाम भी यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन अलबत्ता इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि डॉक्टर साहब के जो हौसले यहाँ उन्होंने भी बताए हैं, जो अज़ाइम उन्होंने रखे हैं, तो ज़रूर उनके साथ में वो मुखलिस लोगों की टोली जुड़ी है जो डॉक्टर साहब को जो है तो ये बता रही है कि इंशाल्लाह ये तमाम काम हमारे शहर खंडवा के अंदर हो सकते हैं और इंशाल्लाह होंगे। एक इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ में रहते हुए, अपनी रोजी रोटी की मसरूफियत को देखते हुए अगर निकला है कौम मिल्लत की खिदमत के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, आज कौन नहीं चाहता कि मैं अगर टीचर हूं, मुझे 80,000 रुपये पेमेंट मिलती है तो मैं बेहतरीन एसी रूम के अंदर जो है तो एक LED टीवी लगा लूं और इत्मीनान से बैठे रहूं, खबरें देखते रहूं, घर पर बीवी बच्चों के साथ आराम करता रहूं। लेकिन सब कुछ बाला ताक रखकर ऐसे लोग जब लोगों के लिए कुड़ते हैं, फिक्र करते हैं, तो मेरी नजर में वो हमारे सरों के ताज है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आज के मौजूदा वक्त की जो हालात है उनको सरों पर बिठाया जाए, सरों पर बिठाया जाए, उनका एजाज किया जाए, उनका इकराम किया जाए और उनकी हर तरह से जो है तो उनकी मदद की जाए। काम करने वाले लोग बहुत कम हैं और काम बहुत ज्यादा है, तो तमाम चीजों को बालाए ताक रख के, तमाम हमारी इंफरादी मसलियतों को बालाए ताक रख के हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये बात मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ कि असल में हमारा मसला ये हो गया कि मैं अब प्रोग्रामों के मुखालिफ हो गया हूँ। डॉक्टर साहब,
हुआ हूँ, पहले नहीं था। मौलवी साहब क्यों हो गया हूँ? हमारे बड़ों ने हमें बताए हैं प्रोग्राम कर लेना असल नहीं है, बयान वाज तकरीरें दे देना असल नहीं है। पब्लिक प्रोग्राम 2 मरतबा किए जाए। एक तो उस वक्त किया जाए जब हमने कोई बहुत बड़ा काम जब हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि आज के प्रोग्राम की नोयत है कि बहुत बड़ा अजीम मकसद के साथ बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम अब शुरू होने जा रहे हैं, उसका इफ्तिताह आज होने जा रहा है। तो हमारे बड़ों ने हमें ये बताया है कि एक तो प्रोग्राम उस वक्त किया जाए कि जब आप कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो लोगों को जोड़ा जाए, उनको बताया जाए, ज़रूरी है ये बात, और प्रोग्राम किया जाए। और दूसरे कब किया जाए? जब कोई बहुत बड़ा काम हो जाए तो उसको पेश करने के लिए, लोगों के सामने बताने के लिए, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, उस वक्त जो है तो प्रोग्राम किया जाए। तो 2 वक्त प्रोग्राम होता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें से ये एक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैठने वाला हर शख्स नियत करे कि हम जो है तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए। यहाँ से जब हम उठेंगे तो हर शख्स के दिल में ये बात हो कि जो बातें यहाँ बताई गई है, जो काम यहाँ होमवर्क दिए गए हैं, जो काम हमारे शहर में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हम सब जो है अपनी अपनी सलाहियतों के एतबार से, अपनी अपनी पोजीशंस के हिसाब से इसके अंदर इंशाअल्लाह हाथ लगाएंगे, सब लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हम चूंकि डॉक्टर आदमी हैं, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ अकोला के अंदर, तो हमारा काम ही है कि पहले मर्ज को देखा जाए कि बीमारी कहाँ है, उसके बाद उसका इलाज किया जाए। ऐसा इलाज जो बगैर बीमारी के होता है, बगैर तशखीस के होता है, या डॉक्टर हजरात भी बैठे हैं, बगैर डायग्नोसिस के जो इलाज होता है, बगैर तशखीस किए के जो इलाज होता है, वो मौसर नहीं होता। गोलियां देते जा रहे, दर्द के इंजेक्शन देते जा रहे, उल्टा उससे किडनी फेल हो जाती है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे माशरे में कौन सी ऐसी चीज है कि मुस्लिम माशरा पिछड़ा हो चुका है, कौन सी ऐसी चीज है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे स्टैटिक्स, ऐसे ऐसे आंकड़े मेरी नजर के इस वक्त सामने हैं कि बयान करने को दिल नहीं चाहता। आखिर क्या वजह है कि हम लोग इतने पसमानदा हो चुके हैं? वो कौम जिसको अल्लाह ने हुक्मरानी के लिए भेजा था, हम हाकिम हैं, महकूम नहीं है। हमको अल्लाह ने क्यों भेजा है इस दुनिया के अंदर कि हम अल्लाह की खिलाफत का निजाम इस दुनिया के अंदर चलाएं, हम लोगों को बताएं कि ये रास्ता सही है, सिसकती इंसानियत को हम संभाले। तो आज मामला उल्टा हो गया है, लोग हम पे हुक्म चला रहे हैं। इसकी क्या वजह है? पहले उन अमराज को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग पिछड़े से पिछड़े जा रहे हैं। मुझे अभी एक बात यहां सुनने को मिली, इतना बड़ा शहर है हमारा खंडवा, पता चला कि यहाँ पे एक पहले एमबीबीएस डॉक्टर साहब अभी आए हैं। क्या बात है? जिस कौम की पहली तालीम, जिस कौम की के ऊपर पहली आयत 6666 आयतों के अंदर सबसे पहली आयत जो है तो नमाज की नहीं आई, सबसे पहली आयत जो है तो रोजे की नहीं आई, सबसे पहली आयत सदके की नहीं आई, सबसे पहली आयत जो है तो हज करने की नहीं आई, सबसे पहली आयत अगर आई है तो क्या आई है? इकरा। जिस कौम के अंदर सबसे पहले जिसको महत्व दिया गया है, अहमियत दी गई है पढ़ने को, आज वो कौम पढ़ाई के मैदान में इतने पीछे। एक स्टैटिक सुनाता हूं आपको, रोंगटे खड़ा करने वाला, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं, एक सर्वे के मुताबिक आज हिंदुस्तान में रहने वाला 42.7% तबका
पूरा का पूरा जाहिल है, जिसका पढ़ाई लिखाई से वास्ता ही नहीं है। यानी अगर 17 करोड़ लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो 7 करोड़ तकरीबन लोग ऐसे हैं जो है तो बचपन से ही कारोबार, बच्चे बस बड़े हो जाए और अब इनको जो है तो साइकिल रिक्शा दिला दे, पंचर की दुकान पे लगा दे, भंगार की दुकान पे बिठा दे और क्या क्या ना करा दे। 7 करोड़ मुसलमान, 42.7% तबका इलिटरेट है, इलिटरेट। उस कौम का 7 करोड़ तबका जिस कौम को पहली तालीम इकरा की दी गई। तो ये है हमारी पहली बीमारी। मैट्रिकुलेट्स, आपके वहां शायद मैट्रिक का निजाम नहीं है, लेकिन ये सर्वे हमने निकाले, यानी जो बच्चे 10वीं पास होकर फिर आगे जाते हैं, उनका परसेंट है 6.5%। सिर्फ 6.5% तबका हमारा इब्तिदाई तालीम हासिल करके आगे बढ़ रहा है। और अब बात कीजिए ग्रेजुएट्स की, जिसके अंदर IAS IPS से लेके BSc BA तक जितने भी ग्रेजुएट होते हैं वो सब आ गए। वो तबका सिर्फ 2.5 से 3%। क्या हम बात करें डॉक्टर्स की, क्या हम बात करें इंजीनियर्स की, इतनी बड़ी आबादी के अंदर 3% तबका जिनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है, कैसे कौम की तरक्की होगी? जिस कौम ने अपना मकसद हयात भुला दी, वो कौम कैसे तरक्की कर पाएगी? पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 8 मुस्लिम SP है। कितने? 8 मुस्लिम SP। 601 के अंदर से सिर्फ 26 जजेस हैं हाई कोर्ट के, और ऐसे बहुत सारे स्टेटिक्स हैं। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी जो बीमारी है, हमारा जो मर्ज है, वो ये है कि हमने आज तालीम को छोड़ा। अब इसके इलाज पे आते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमारे गली गली में, कूचे कूचे में, मोहल्ले मोहल्ले में ये बेदारी हम पैदा करें कि 2 वक्त की हम रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। पैसों का मसला नहीं है, तालीमी इदारों का मसला भी नहीं है। वजूहात हम लोग बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, मसला हमारी बेदारी का है। अभी नांदेड़ के अंदर चूड़ियां बेचने वाली लेडीज, जिसके शौहर भी नहीं है, बच्ची डिप्टी कलेक्टर बनी है। एक ड्राइवर की बच्ची नांदेड़ ही की, वो रेवेन्यू के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। उसने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है। हमने बुलाए थे उसको प्रोग्राम के अंदर। ये बच्चे कहां से आ रहे हैं? कौन से बच्चे हैं? वो फरिश्ते हैं, हमारी कम्युनिटी के बच्चे। तो मामला न पैसों का है, न मामला तालीमी इदारों का है। हम ही नहीं चाहते, हम इतने एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं कि हम ही नहीं चाहते कि हम कुछ करें। मेहनत हम लोगों से खत्म हो चुकी है। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, बेहतरीन बच्चे जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, क्या वजह है बेटे क्यों नहीं पढ़ रहे 10वीं के बाद में? तुम्हारे अब्बू बोल रहे हैं कि अब अपने से जो तो कुछ होता नहीं, पैसे भी इंतजाम हो नहीं सकता, मैं भी बेटा थक गया हूँ, एक काम करो कल से तुम भी जो है तो काम पे चले जाओ। तो ये सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हमें बेदार होना पड़ेगा, लोगों को बेदार करना पड़ेगा कि बेहतरीन तालीम जो है तो हम हमारे बच्चों को दिलाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, हमारे दरमियान में जब तालीम का मसला है तो जाहिर सी बात है रोजगार का मसला आएगा। सबसे बड़ा क्या मसला आएगा? रोजगार का। तो रोजगार के मसले को हल करने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जैसे डॉक्टर साहब के भी विजन में शामिल है, ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के इदारे कायम किए जाए, जिसके अंदर जो है तो बच्चों को छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज करवाए जाए कि जिससे जो है तो बच्चा वो कोर्स हासिल करके अपना रोजगार खुद से हासिल कर सके। हमेशा बात आती है नीट JEE। मुसलमानों का मामला ये है कि हम लोग बस कोई हमारे यहाँ बनता तो पहले बनते थे तो टीचर बनते थे, माशाल्लाह DED है, BEd है। अब बात आ रही है माशाल्लाह डॉक्टर है, अब माशाल्लाह इंजीनियर है।
इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि 10वीं और 12वीं एग्जाम के बाद में भी जो है बच्चे हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम्स आते हैं, अगर वो दे दे, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो 12वीं का बच्चा भी 60 से 70 हज़ार रुपये क्लास 2 क्लास 3 की पोस्ट पर, क्लास 3 की पोस्ट पर जो है तो लग सकता है। हमारे आगोला के अंदर एक ब्रेन कॉम्पिटिटिव एकेडमी चलती है, वहां पर जो है तो बच्चों को 8वीं से लिया जाता है। 10वीं और 12वीं के अंदर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी उनकी स्कूल के साथ करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं के बाद में ऑटो चलाने वाले और ऐसे बहुत सारे उसके अंदर बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल के अंदर 57 बच्चे जो है तो बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं हमारे अकोला शहर। उसके अंदर कोई ऑटो चलाने वाले का बच्चा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनको जो है तो सही राह बताई गई। लोको पायलट की जॉब है, आर्मी में, डिफेंस में। ये मैं वो जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए एमपीएससी यूपीएससी की बात चलती है हमारे वहाँ। मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं जगह जगह। समीर सिद्दीकी साहब आईएएस कोच, आप लोग जानते होंगे, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई, तफसीली बात हुई। तो बोला डॉक्टर साहब मैं आईएएस आईपीएस की बात जरूर करता हूँ, यूपीएससी की बात जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वहाँ पहुँचने के लिए बहुत लोहे के चने जमाना पड़ता है। लेकिन मैं बात इसलिए करता हूँ कि इंसान जो है तो उसकी कोशिश करे, हमारा एम वही रहे। लेकिन अगर वो यूपीएससी एग्जाम नहीं पास होगा तो कम से कम समीर सिद्दीकी तो बन जाएगा, जो कि आईएएस कोच है, बच्चों को तालीम देते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो है तो हमको काम करने की ज़रूरत है। ऐसे कोर्सेज की मालूमात निकाली जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद में जो है बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन के साथ साथ उसकी जो है तो तैयारियां कर सकते हैं। और तैयारियां करने के साथ साथ अगर उनको सही जो है तो रहबरी मिल जाए तो उसके अंदर जो है तो वो काम कर सकते हैं। तो ये हो गया मामला हमारा एजुकेशन का। दूसरी चीज जो बात चल रही है यहाँ पर सोशल मॉल की, सोशल मॉल जगह जगह खोलने की जरूरत क्यों पेश आई? क्यों हमको जगह जगह जो है तो ऐसे सेंटर्स कायम करना पड़ रहा है कि जहाँ पे परेशान हाल मुसीबत ज़्यादा लोग आए और जो है तो हम उनका जो है तो कुछ ना कुछ उनके लिए जो है तो खिदमत का काम करें? इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि कौम को जब बेदार होना था तो कौम आज जो है तो जब डंडे खा रही है, जब बेदार हो रही है। बहरहाल अब जितने पंचर है उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा, उसको छोड़ तो नहीं सकते। इसके लिए सोशल मॉल जिसका आज़म किया गया है ये जो है तो शुरू किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर अकोला के अंदर फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमने आज से तकरीबन 7 साल पहले जो है एक छोटा सा जो है तो पौधा लगाया था। और सोच ये थी हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, मैं अब अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ, कि एक ही छत के नीचे हमारे लोगों के, परेशान हाल लोगों के जो है तो मसले हल हों। इसको नाम दिया गया एक सेंटर का, सोशल मॉल का। कैसे हल होंगे? हमने सबसे पहले जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, तो हमने रोटी बैंक शुरू किया। देखिए खाना खिलाने की फजीलत आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, हमको लोगों को भिखारी नहीं बनाना है। किसी के जहन में ये ना आए कि रोटी बैंक शुरू हो रहा है तो मतलब लोगों को फ्री में खाना दिया जाएगा। मकसद को समझ लीजिए। हमारे सेंटर से, हमारे रोटी बैंक से खाना दिया नहीं जाता, बल्कि खाना पहुंचाया जाता है। खाना बांटा नहीं जाता। बांटने और पहुंचाने में बहुत फर्क है। लंगर लगा दिए, खाना बांट दिए, इसमें तो फिर जो वो ड्रिंक करके आएगा रिक्शे वाला वो भी बैठ जाएगा, तो आप उसके नशे को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। ये होता है बांटना, बिठाकर। पहुंचाना क्या होता है? पहुंचाना ये होता है कि बड़ा हॉस्पिटल है, बाहर से पेशेंट आए हैं, परेशान है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन जाता है आज? गरीब लोग ही जाते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं, दवाखाने का खाना इंतहाई हर दर्जे खराब। वहाँ से फ़ोन आते हैं, उन लोगों तक कि जो है तो खाना पहुँचाया जाए। ऐसे लोग हैं जिनके वहाँ पर जो है तो कोई कमाने वाला नहीं,
ऐसी ख्वातीन हमने 45-50 मकानात हैं कि जिनको अगर हमारे घर पे अगर हमारे वहाँ से अगर जिनको खाना नहीं पहुँचा तो बेचारे वो भूखे सो जाएंगे, लेकिन वो खुद से ज़ईफ हो चुके हैं, उनका करने वाला कोई नहीं। समझ गए आप कंसेप्ट? खाना पहुँचाना क्या होता है? एक सेंटर है, उसके अंदर 2-3 डीप फ्रीजर रखे गए हैं। हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उम्मत जो शादियाँ कर रही है, बड़े बड़े खाने खिला रही है, 1 देग बच गई, 2 देग बच गई, उसको वेस्ट कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई आपको खाना फेंकिए मत, रोटी बैंक में कॉल कीजिए, वैन आएगी, खाना कलेक्ट करेगी और जाकर अच्छी जगह सेव कर लेगी। अगले दिन उसको फ्रेश गर्म वगैरह करके पैकेट वगैरह तकसीम करके मुस्तहिकीन तक उसको पहुंचा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ तकरीबन 300 से 500 मुस्तहिक लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है, बांटा नहीं जाता। ये हो गई रोटी बैंक। ऐसा कोई जगह हो, कोविड के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम था, कोई किसी को नहीं पहचान रहा था, हमको ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए जो बोले कि हमसे पैसे ले लो लेकिन हमको खाना ला के दे दो। ठीक है, जो गैर ज़रूरतमंद था, अच्छा वेल टू डू था, वो भी उस वक्त ज़रूरतमंद बन गया था। ऐसे हालात आ जाते हैं। बहरहाल अगर रोटी बैंक कोई शुरू करना चाहता है तो वो इस तरीके से करे कि एकदम ज़रूरतमंद लोगों तक जो है तो खाने को पहुँचाया जाए, उसको जो है तो बांटा ना जाए, उसको जो है तो लाइन में लगाई जाए लोगों की। ये कंसेप्ट आप क्लियर करें। इसी तरह जो है तो कपड़ा बैंक शुरू किया गया। कपड़ा बैंक क्या है? हमारी घर की लेडीज़, खासतौर से अच्छे घर की जो लेडीज़ होती है, हमारे जो है तो जवान बच्चे होते हैं, 6-8 महीने के अंदर जो है तो वो कपड़े पहनना बंद कर देते हैं, जबकि वो कपड़े अच्छे होते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई इनको आप जो है तो कपड़ों को फेंको मत, ये कपड़े हमारे कपड़ा बैंक में बेहतरीन प्रेस करके लाकर जमा करा दो। अब ऐसे लोग जिनके ऐसे मसले हैं कि जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको हम लोग जो है तो तलाश करके मुस्तहिक लोगों तक वो कपड़े को पहुंचाते हैं। इसी तरह हम लोगों ने उसी सेंटर के अंदर एक मेडिकल रिलीफ सेंटर कायम किया है, मेडिकल सहायता केंद्र। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डॉक्टर्स लोग यहाँ बैठे हैं कि जिनके ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जिनके ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अगर उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, पर्टिकुलर लोगों की मालूमात दी जाए और जो वहाँ अथॉरिटीज़ बैठी है उस स्कीम को चलाने के लिए उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाए, तो 2.5-3 लाख रुपए के ऑपरेशन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में फ्री में कराए। सिर्फ क्या किए हमने? पूरी मालूमात, अकोला शहर के अंदर राजीव गांधी जीवनदायी योजना के अंदर कितने हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ पर आरोग्य सेवक कौन बैठा है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी बीमारियों के ऑपरेशन फ्री में होंगे, इस मालूमात को आप लीजिए, एक सेंटर पे जमा कर दीजिए। शहर खंडवा के अंदर जो है तो प्रचार कर दीजिए कि भाई आपको अगर से कोई बड़े ऑपरेशन करवाना है, बड़ी बीमारी है, तो आप जो है तो ये सोशल मॉल पे चले जाए। क्या है असल में हमारे लोगों को आसानी चाहिए, आसानी, ये सब आसानी वाले काम है, लेकिन मसला ये है कि नहीं करे तो फिर उतना काम भी नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल लोग जो है तो हमारे पास आएंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किए जाए, उनको संबंधित हॉस्पिटल में भेजा जाए और उनके जो है तो ऑपरेशंस और दीगर बहुत सारे काम। एक सिस्टम हम लोगों ने चलाए हैं कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे चूँकि हम डॉक्टर्स हैं, मेरे साथ में हमारे दोस्त डॉक्टर मुजाहिद साहब हैं, तो हम लोगों ने क्या किए कि भाई देखो हमारे यहाँ पे गरीब पेशेंट आते हैं, हमारे सेंटर से आने वाले हर पेशेंट हम आप जैसे एक सोनोग्राफी वाले को हमने पकड़े कि हमारे सेंटर पे आने वाले तमाम पेशेंट्स को हम आपके पास भेजेंगे। अब 2000 रुपये की 1500 रुपये की सोनोग्राफी होती है, तो उसको बोले कि आप इसको 1000 में 800 रुपये में करो। सिटी स्कैन 4000 का होता है, तो हमने वो हॉस्पिटल से टाई अप किया कि हम तमाम पेशेंट आपके पास भेजेंगे, वो 4000 का 2800 में 2500 में कर देता है। ऐसे ब्लड, और खास बात है हमसे जो लोग अटैच है, ये जो चैनल हमने बनाए हैं इसके अंदर हमारे हिंदू भाई बरादरान वतन भी शामिल है जो हमको कोऑपरेट करते हैं। आजकल अल्लाह ने सबके दिल में जो है तो इंसानियत को कुछ ना कुछ मानता रखा है, ये हमारी गलत फहमी है, हमको उस हिसाब से अप्रोच होना पड़ेगा, उस हिसाब से बात करना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट जो 2000 रुपये में होते हैं, हमारा एक लेटर जाता है वो पेशेंट का 1000 रुपये में हो जाता है।
अब ऐसा करते 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 हमारी पिछले साल की रिपोर्ट है, हम कुछ नहीं करते। एक बच्चा बैठा हुआ है सेंटर पे, उसको पूरी लिंक मालूम है, कौन सा पेशेंट आ रहा है, कौन से हॉस्पिटल में हमारा टाइप है और उसको क्या लिख के देना है, उसको सारी बातें मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक लेटर, एक चिट्ठी, एक लेटर जो है ना, एक लेटर जब हमने लोगों को दिया, पिछले साल तकरीबन 48 लाख रुपया लोगों का उसके अंदर सेव हुआ है, बचा है। अब आप ये बात बताइए कि 48 लाख रुपया ये वो पैसा है कि अगर ये सोशल मॉल शहर में शुरू ना होता तो लोग जाते और उनको जाहिर सी बात है पूरा पैसा पे करना होता। और अब आप ये भी सोचिए कि अगर 48 लाख रुपया ये नहीं बचता तो अगर कोई तंजीम ये चाहे कि मैं 48 लाख पहले जमा करूं, लोगों से डोनेशन लूं और बाद में लोगों को दूं, तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये है बाईपास काम। 48 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमारे सेंटर से ज़रूरतमंद मुस्तहिक लोगों को बचे हैं। मैं मेरे साथ में हमारी रिपोर्ट भी लेकर आया हूँ। पिछले साल की मुझे ख़त्म हो गई, उससे पहले साल की मैं लेकर आया हूँ, वो चाहे तो मुझसे ले सकते हो। इसी के साथ रोटी बैंक भी उसी मॉल में चल रहा है, कपड़ा बैंक भी उसी मॉल में चल रहा है, मेडिकल रिलीफ सेंटर भी उसी मॉल में चल रहा है। एक है हमारा माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर। माइनॉरिटीज आप लोग जानते होंगे, हमारी जो आती है मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में आते हैं। ऐसी शासन प्रशासन की बहुत सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, आपके एमपी में भी होगी और बहुत सारी सेंट्रल की है, कि जो हम लोगों को मालूम नहीं रहती। उस स्कीम्स को सेंटर के जरिए से लोगों में प्रचार प्रसार करना, न सिर्फ प्रचार प्रसार करना, लोगों को जो है तो उसकी फैसिलिटी उठाए तक उनका पूरा गाइडेंस करना, उनके पूरे फॉर्म भरना, ये काम है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर का। मिसाल के तौर पे घर में जो बाई झाड़ू मारती है, पोछा मारती है, उसके लिए भी योजना है, उसे घरेलू कामगार योजना बोलते हैं। जो मजदूर पेशा लोग हैं, टाइल्स लगाने से लेके गड्ढे खोदने से लेके इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, उनके लिए भी योजना है, उसे बांधकाम कामगार कल्याण योजना बोलते हैं, जिसके अंदर अगर रजिस्ट्रेशन हमारा मजदूर करवा ले, यहाँ चलती है योजना। अगर चलती है तो मैं बात करूँ ना, तो फिर चलती है माशाल्लाह। तो बहरहाल अब हमारा काम ये है कि हम मजदूर तबका लोगों को जोड़े। 60,000 रुपये उस मजदूर का बच्चा अगर टेक्निकल कोर्स के अंदर उसका एडमिशन होता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कितने मिलते हैं? एक साल के 60,000। और कोई बच्चा या बच्ची मेडिकल में लगती है तो उसको एक साल के 1 लाख होती है। अभी 2 दिन पहले मेरे वहाँ पे, चूँकि कूलर का टाइम आ चुका है, हमारे खंडारे भाऊ कूलर वाले आए, वो कूलर सही कर रहे थे, तो मोबाइल में मैसेज आया, एकदम से खुश हो गए। मैं क्यों खंडारे भाऊ क्या हो गया? तो मेरे बच्चे के 4थे साल के 60,000 रुपये आ गए। मैं कहा कि तो बोले बांधकाम कामगार कल्याण योजना। समझा? अदर कम्युनिटी के लोग इस पर ध्यान रखते हैं, उनके पास में ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो उनको उस स्कीम का फायदा उठाकर देते हैं। और वो स्कीम सबके लिए है, कोई नहीं बोल सकता। कुछ स्कीम तो सभी लोगों के लिए है और कुछ स्पेशल हमारे लिए है, जो माइनॉरिटीज के लिए है। तो सिर्फ क्या है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर उसके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमारा एक महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम है, जिसके अंदर पूरी महाराष्ट्र की जो है जितनी माइनॉरिटी की एनजीओज हैं वो उसमें कनेक्टेड है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका स्टेट का डायरेक्टर हूँ। हम लोग ये सारे जो है तो प्रोजेक्ट जो है तो रन करते हैं। अगर आपके वहाँ पर भी कोई माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर शुरू करना चाहता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल तो रोटी बैंक हो गया, कपड़ा बैंक हो गया, मेडिकल रिलीफ सेंटर हो गया, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर हो गया। एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट जो अभी बात चल रही थी, डॉक्टर साहब वक्त कितना है? 5 मिनट है? हाँ, अभी 10 मिनट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा ज़कात वो ज़कात जो लोगों को भूखमरी खत्म करके लोगों को रोजगार खड़ा करने पर ज़कात का पैसा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं,
घर घर में घर से जो है तो ज़कात तकसीम करते हैं। कोई आया तो 200 दे दो, 100 दे दो, 300 दे दो। अब वो खाला 10 साल से हमारे घर पर आ रहे हैं, हम उनको 500 रुपये दे रहे हैं। ये ज़कात की तकसीम मुनासिब नहीं है। अगर आपके वहाँ पर बैतुल माल चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो कायम कीजिए, किसी के भी थ्रू कायम कीजिए और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम अगर हम बना लेते हैं तो आप लोग जो है तो क्या कीजिए, 10 लोगों को अलग अलग पैसे देने की बजाय एक जने को पूरी तरीके से जो है तो आप उसको उसके कारोबार से लगा दीजिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 100 से लोगों को कारोबार से लगाए हैं। हमने उनको बोले हैं कि हम आपको कारोबार से लगाने के लिए तैयार है, चाहे आपको 1.5 लाख रुपये लग जाए, 2 लाख रुपये लग जाए, उसकी कुछ शरायत है। हम उनसे डिक्लेरेशन लेते हैं, उनके मोहल्ले के जिम्मेदारान को उसके अंदर गवाह बनाते हैं और उसके बाद में जो है तो इनको इस बात का पाबंद बनाते हैं कि आपको जो चीज़ करके दी जा रही है, अगर आपको किराने की दुकान लगा के दी जा रही है, अगर आपको फ्रूट बेचने के लिए छकड़ा दिला के दिया जा रहा है, अगर आपको वॉटेवर जो चीज़ की जा रही है आप इसको रीसेल नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, उसकी साइन लेते हैं, मोहल्ले के इमाम साहब की साइन लेते हैं, पॉलिटिकल वहाँ के जो लोग हैं उनकी साइन लेते हैं, उस पर एक प्रेशर बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई लोग जिनको हमने जो है तो रोजगार से लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल के बाद में आज वो ज़कात देने वाले बन गए। क्या बन गए? ज़कात देने वाले। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब रोटी बैंक के अंदर डोनेशन देना है। तो 5 साल पहले हमारे पास आया था, हमने उसको रोजगार से लगाया था, 1.25 लाख का ऑटो दिलाया था, 5 साल से स्कूल के बच्चे चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कमाई हो रही है। अब वो बोलता है कि ज़कात आ रही है, मेरे ऊपर भी ज़कात आने लग गई, ज़रा मुझे डोनेशन देना है। समझिए आप बात? तो अगर सही इस्तेमाल ज़कात का प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये, और ये जो गदागिरी का सिस्टम है, मस्जिदों के सामने लाइन लगा के बैठे, इसको बंद कीजिए। हर जिम्मेदार की जो है तो जिम्मेदारी है कि मस्जिदों के सामने बैठने वाले लोगों से जो है तो उनको पकड़िए, उनको पूछिए कि तुम हमको 5-5 साल से मस्जिद के सामने नजर आ रहे हैं, तुमको दूसरा कोई काम है कि नहीं है? तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे कितने बेटे हैं, कोई तुम्हारे घर में जवान आदमी है, तुम्हारा आदमी क्या करता है, उसको वहां से उठाइए, उसको सोशल मॉल पे लेकर आइए, उसकी तहकीक जिम्मेदारान से करवाइए, क्या काम कर सकते हैं आप। हम आपको 2-2 रुपए तो 10 साल से दे रहे हैं, अब हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ये हाथ इस तरह मत फैलाओ, आप ये हाथ इस तरह रखो। ये काम है सोशल मॉल का। ये गदागिरी के सिस्टम को खत्म करना होगा। कल मैं एक प्रोग्राम में लाखनवाड़ा में था, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का मस्जिद ट्रस्ट, वो ट्रस्ट ये चाहता है कि हम मस्जिद के अंदर सोशल मॉल खोल दें। और मैंने वहां पर ये बात कही कि जब मस्जिद का ट्रस्ट सामने आता है, ये तंजीमों की जरूरत, एनजीओ की जरूरत, ये सब लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है कि नहीं नमूना? वहीं पर पहली कोर्ट कायम हुई, वहीं पहला पार्लियामेंट हाउस बना, वहीं यूनिवर्सिटी बनी एजुकेशन की, वहीं जो है तो वहीं से लोगों को रोजगार से लगाया गया, वहीं से भूखों को खाना खिलाया गया, सारे काम जो है तो मस्जिद नबी से किए गए। आज हमारी मस्जिदें जो है तो 5 वक्त की नमाज के अलावा वीरान पड़ी है, वीरान पड़ी है। एसी लग गए हैं, मार्बल लग गए हैं, सिर्फ मस्जिद खुल रही है 1.5-2 घंटे के लिए, 5 वक्त की नमाज, मस्जिद बंद। इतना बड़ा असासा है। मस्जिद नबी हमारे लिए मॉडल है। नासिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, नासिक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो नासिक के अंदर एक मस्जिद के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। अब्दुल गनी साहब, मैं आपको नंबर देता हूँ इंशाल्लाह, उनका हमारे वहाँ के जिम्मेदार हैं। क्या होता है, सुनिए, बड़े मजे की बात है। उस मस्जिद से पहले मोहल्ले वालों का सर्वे किया गया, हमारे मोहल्ले के अंदर कितने रिटायर्ड लोग हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर कितने टीचर्स हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर कितनी यतीम बच्चियां हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर कितनी बेवा माएँ हैं। समझा बात? सर्वे भी उसी मस्जिद से किया गया। लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के जो मसाइल हैं, तो वहाँ के जो इमाम साहब है वो खुद ही फॉर्म भरते हैं इलेक्शन कार्ड का, और जो बच्चों के लिए एजुकेशन की जो स्कीम आती है उसको जुमे में बयान करते हैं। ये है असल मकसद मस्जिद का। दीनी दर्स भी होंगे, जरूरी है, लेकिन ये कोई दुनिया, ये दीन और दुनिया जो दुआ में सिखाई गई, उसके अंदर क्या कहा गया?
रब्बना आतीना फिद दुनिया, क्या कहा गया? रब्बना आतीना फिद दुनिया व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। इंसान जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा उतना दीन पे चलना आसान होगा। और हम आज लोगों को जो है तो भिखारी बना रहे हैं और समझ रहे हैं कि पूरी कौम जो है तो अल्लाह उसके रसूल की मानने वाली बन जाए। थोड़ी आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा, आइडियोलॉजी को थोड़ी बदलना पड़ेगा। पहले लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना होगा, मुस्तहकम बनाना होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना होगा। जब इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाएगा तो उसके दीन के तमाम तकाज़ों को पूरा करना उसके लिए आसान हो जाएगा और वो जो है तो लोगों की क़यादत करने वाला बनेगा। तो इसके लिए जो है तो माशाल्लाह नासिक के अंदर उसको हमने नाम दिए हैं CDC, कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। वहीं राशन कार्ड का कैंप लग रहा है, वहीं इलेक्शन कार्ड का, वहीं पर आधार कार्ड का कैंप लग रहा है, बच्चों की स्कॉलरशिप के फॉर्म भी वहीं भरे जा रहे हैं, मेडिकल के मसाइल भी लोगों के वहीं हल किए जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद में जो है तो बच्चियों के काउंसलिंग भी वहीं हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं तो उनको बिठाकर वहीं समझाया जा रहा है, जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको वहीं जोड़ा जा रहा है। बेशुमार काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक मस्जिद से चल रहा है। कल भी मैं भी जो है तो जाना हुआ, मेरा हमारे यहाँ के लाखनवाला की मस्जिद है, मक्का मस्जिद, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम शुरू हो रहे हैं। बोलने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सोशल मॉल है, चाहे मस्जिद में चले चाहे शहर में कहीं और चले, लेकिन ये आज के वक्त की जो है तो ज़रूरत है। और मैं बार बार एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, अल्लाह के लिए हम लोग मुत्तहिद हो जाए। आपसी इंतशारात को ख़त्म करके हम सब एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं। जब मामला हम अपने अपने नज़रिए के मुताबिक अपने अपने हिसाब से चले, कोई किसी को ना रोके, लेकिन जब मामला कौम मिल्लत की खिदमत का आ गया तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर, चाहे उसे कोई भी लीड करे, चाहे उसे कोई भी जमात का इंसान लीड करे, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। जहाँ कौम मिल्लत का मामला आ गया एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और काम करने वालों को जो है तो सौ का ताज बनाकर रखे। हमसे काम नहीं हो सकता तो कम से कम काम करने वालों की टांग पकड़ के न खींचें, ये वक्त का तकाजा है। मैं उम्मीद करता हूँ वक्त की कमी है, जहन भी जो है तो मुंतशिर है, थकान है काफ़ी, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह ने मेरे जहन में बातें डाला मैंने आपके सामने बताया हूँ। अल्लाह ताला से जो है तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तारीख़ी इजलास को जो है तो कामयाब बनाए। अल्लाह ताला यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों की जो है तो मग़फ़िरत फरमाए। जो अज़ाइम हमारे वर्चू सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं, अल्लाह ताला उनकी पूरी टीम की नज़र बस से हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उन तमाम अज़ाइम के अंदर जो है तो उनको कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।